नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। चलिए इसका व्याख्या देखिए। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी कि एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में हो जाएगा 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम। ठीक है, तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर तक बताया है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो इसका आंसर है दोस्तों 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई ल्यूमेन। चलिए इसका व्याख्या देखिए। ज्योति फ्लक्स यानी कि प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। ठीक है, यानी ज्योति फ्लक्स यानी प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, यानी एफ बराबर होता है दोस्तों 4 पाई आई और यह बराबर होता है 4 पाई गुने 2 और बराबर हो गया 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है, देखिए इस प्रकार दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह 8 पाई ल्यूमेन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सही कथन चुनिए। ठीक है, इसमें से कौन सा सही कथन है? तो दोस्तों ये बी नंबर सही कथन है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। ठीक है, यही कथन सही है, बाकी सब गलत कथन है। चलिए इसका व्याख्या देखिए। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। ठीक है दोस्तों, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों कांच। ठीक है, यानी कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। ठीक है, व्याख्या देखिए। जिस वस्तु या
पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रिज्म द्वारा। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश की अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा। देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा। इसका व्याख्या देखिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। काली पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती है लेकिन कोई छाया नहीं डालती क्योंकि वह काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये C हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पानी में इसे डुबाने पर यह जो है कैसा कार्य करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका फोकस दूरी जो है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए। देखिए 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी तथा वह उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। लेंस मेकर का सूत्र दोस्तों देखिए क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है ये न्यू माइनस न्यू डैश इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है दोस्तों, देखिए 1/f बराबर न्यू माइनस न्यू डैश इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये होता है। देखिए जहाँ न्यू जो है लेंस का अपवर्तनांक है तथा न्यू डैश माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, R1 तथा R2 लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। ठीक है, देखिए f बराबर 10 सेंटीमीटर, R1 बराबर R2 और यह बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो न्यू बराबर 1 और न्यू डैश बराबर हो जाएगा 1.33। ठीक है, पानी के लिए अपवर्तनांक न्यू डैश वायु के अपवर्तनांक 1 की तुलना में अधिक है। ठीक है, इसलिए न्यू माइनस न्यू डैश का मान कम होगा और फोकस दूरी का मान बढ़ेगा। देखिए इसीलिए क्या होगा, f सीधा समानुपाती होता है 1/न्यू माइनस न्यू डैश के। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न, देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका आंसर है दोस्तों, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका आंसर है दोस्तों, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। इसका व्याख्या देखिए, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही प्रकाश कोहरे की बूंदों से गुजरता है तो प्रकाश इन कणों का सभी दिशाओं में बिखराव हो जाता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा इन कणों का सभी दिशाओं में बिखराव हो जाता है। इस बिखराव के कारण दूरस्थ वस्तुओं में आभासी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आवृत्ति। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आवृत्ति। व्याख्या देखिए इसका, जब एक वर्णी प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, देखिए, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, ठीक है, कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मायोपिया नहीं है दोस्तों, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। किसका? तो इसका आंसर यह हो जाएगा दोस्तों दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। व्याख्या देखिए, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये
निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों वक्रता के केंद्र पर। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ठीक है, वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। चलिए इसका व्याख्या देखिए। देखिए, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। विदित हो कि यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये इसका वक्रता केंद्र है दोस्तों। ठीक है, वस्तु का आकार यहाँ पे ये बराबर है। चलिए, ये अवतल दर्पण है दोस्तों, उसका फिगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए इसका व्याख्या देखिए। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर। इसका व्याख्या देखिए। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस यानी F को मीटर में व्यक्त करें तो 1 डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1 D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक यानी प्लस तथा अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी यानी F बराबर होता है 1 बटा लेंस की क्षमता यानी कि D और बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना, लेंस की क्षमता 2 दिया हुआ है यानी 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों तंतु को गर्म करके। इसका व्याख्या देखिए। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट प्रश्न,
सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। चलिए इसका व्याख्या देखिए। सौर भट्ठी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। इसका व्याख्या देखिए। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रतिदीप्त। इसका व्याख्या देखिए। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न। शीशे यानी कि पीबी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश संचरण हेतु। इसका व्याख्या देखिए। शीशा यानी कि लेड एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। ठीक है, शीशा यानी लेड एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और इसे पीबी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल, ओवरहेड में या भूमिगत केबल में, शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में किया जाता है। शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण में भी किया जाता है। नेक्स्ट। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों एक दूसरे के समानांतर। इसका व्याख्या देखिए। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली, चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण पर बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सा नहीं बदलता है? तो इसका आंसर दोस्तों आवृत्ति। व्याख्या देखिए। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों उत्तल। व्याख्या देखिए। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है
दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। व्याख्या देखिए, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तल लेंस। व्याख्या देखिए, आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। व्याख्या देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विवर्तन झंझरी यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। व्याख्या देखिए, विवर्तन झंझरी में यदि नीली रोशनी की किरण की जगह पीली रोशनी का प्रयोग कर दिया जाए तो नीली रोशनी की तुलना में तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है, रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। इसका व्याख्या देखिए, प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में प्रकाश के कण यानी फोटोन की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, परंतु रमन प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ भी सकती है तथा घट भी सकती है। ठीक है, प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में प्रकाश के कण यानी फोटोन की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, परंतु रमन प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ भी सकती है तथा घट भी सकती है। नेक्स्ट, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका आंसर है दोस्तों लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। व्याख्या देखिए, वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे पीले नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। व्याख्या देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है?
तो इसका आंसर है दोस्तों सूर्य। चलिए व्याख्या देखिए, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों कांच यानी कि शीशा। चलिए इसका व्याख्या देखिए, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो इसका आंसर है दोस्तों 8.5 मिनट यानी लगभग 8.5 मिनट। व्याख्या देखिए, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूँकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 गुने 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8.5 मिनट है, इसीलिए इसमें कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं यानी ई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर है दोस्तों सौर ऊर्जा। व्याख्या देखिए, सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।